Hello and welcome to Sarvana Academy. We are already discussing about the world geography, and in that world geography we are discussing about the mapping of different continents. We have already discussed about South America, North America, Asia, Africa, and now we are going to discuss about the geography of Europe. So this is the map of Europe, and it is the physical map of Europe in which you will be able to observe Scandinavian Shield, Atlantic Highlands, North European Plain. This is Alps mountain range, Alps mountain range. तो ये जो Alps mountain range है ये फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और ये पिरेनीज माउंटेन रेंज है। पिरेनीज माउंटेन रेंज स्पेन और फ्रांस के बीच बॉर्डर डेवलप करती है। यहाँ कॉकेशस माउंटेन रेंज है, ये कॉकेशस माउंटेन रेंज है। और ये यूराल माउंटेन रेंज है जो रशिया में है। एशिया और यूरोप का बॉर्डर फॉर्म करती है यूराल माउंटेन रेंज। यहाँ बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, अटलांटिक ओशन वेस्टर्न कोस्ट पर है यूरोप के। और ब्लैक सी यहां है, ये ब्लैक सी जो कि यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। यूरोप में जितनी भी रिवर्स हैं वो रिवर्स 3 वाटर बॉडीज में ड्रेनेज डेवलप करती हैं। एक तो मेडिटेरेनियन सी, ये है मेडिटेरेनियन सी, और दूसरा अटलांटिक ओशन, और थर्ड है बाल्टिक सी। तो अब हम लोग वाटर बॉडीज अराउंड दी यूरोप डिस्कस करते हैं। तो यूरोप के आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं जैसे नॉर्थ सी और कैटेगाट, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है स्वीडन ऑफ फिनलैंड के बीच में है। गल्फ ऑफ फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। बाल्टिक सी मेडिटेरेनियन सी में एक छोटा सा सी है। आइलैंड्स विद इन मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी में भी छोटे छोटे से बहुत सारे आइलैंड हैं, जैसे ये बैलेरिक आइलैंड है, बैलेरिक आइलैंड, मैलोरिया आइलैंड, ये कोर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड हैं। कोर्सिका और सार्डिनिया आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं मेडिटेरेनियन सी में। और सिसिली आइलैंड है इटली का पार्ट जो कि वॉल्केनिक माउंटेन्स के लिए फेमस है। क्रेटी आइलैंड, साइप्रस आइलैंड, ये इतने सारे आइलैंड्स मेडिटेरेनियन सी में हैं। ब्लैक सी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लैक सी के बारे में। तो ब्लैक सी जो है ये यूरोप में, ये पूरा यूरोप का मैप है। इस यूरोप में यहां छोटा सा एक वाटर बॉडी है, देखिए इसे ABC कहा जाता है। ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ये अरल सी है। तो ब्लैक सी यूरोप में आता है। क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट है, इस क्रीमिया चारों तरफ से ब्लैक सी से घिरा हुआ है। और सी ऑफ एज़ोव का फॉर्मेशन करता है ब्लैक सी यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो ये देखिए, ये यूक्रेन है, ये रशिया है। यूक्रेन और रशिया के बीच में सी ऑफ एज़ोव का फॉर्मेशन करता है। क्रीमिया पर अब रशिया का कब्जा हो गया है, कभी ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। तो इसी की वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है और वॉर चल रही है लगभग 1 साल से, वो यही रीजन है। रिवर्स ऑफ यूरोप, तो देखिए रिवर्स ऑफ यूरोप को 3 टाइप से डिवाइड किया जाता है। रिवर्स फ्लो टू मेडिटेरेनियन सी, रिवर्स फ्लो टू अटलांटिक ओशन, रिवर्स फ्लो टू ब्लैक सी।
तो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी में ड्रेनेज डेवलप करती हैं, कौन कौन सी रिवर्स अटलांटिक ओशन में ड्रेनेज डेवलप करती हैं और कौन कौन सी रिवर्स ब्लैक सी में ड्रेनेज डेवलप करती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है फ्लो टू मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में गिरने वाली रिवर्स बहुत सारी हैं, जैसे एब्रो रिवर है, ये एब्रो रिवर मेडिटेरेनियन सी में ड्रेनेज डेवलप करती है। इसके अलावा पो रिवर है, ये है पो रिवर इटली में, और डेन्यूब रिवर ये जा रही है, और राइन रिवर है, ये ड्रेनेज डेवलप करती है मेडिटेरेनियन सी में। तो पो, राइन और एब्रो, these are the rivers which develop drainage into Mediterranean Sea. Flow to Atlantic Ocean, अटलांटिक ओशन में गिरने वाली कौन कौन सी रिवर हैं? रिवर फ्लो टू बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। तो यहां बहुत सारी रिवर्स हैं जो अटलांटिक ओशन में ड्रेनेज डेवलप करती हैं। ये पूरा पार्ट बे ऑफ बिस्के वाला अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो अटलांटिक ओशन में टैगस रिवर है, डुओरो रिवर है, गेरॉन रिवर है, लॉयर रिवर है, सीन रिवर है, राइन रिवर है, ये सब अटलांटिक ओशन में ड्रेनेज डेवलप करती हैं। शैनॉन रिवर है, ये भी अटलांटिक ओशन में ड्रेनेज डेवलप करती है। तो टैगस, गेरॉन, लॉयर, सीन और राइन रिवर अटलांटिक ओशन में ड्रेनेज डेवलप करती हैं। इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी के बीच में है। शैनन रिवर अटलांटिक ओशन में डेवलप होती है। और बे ऑफ बिस्के जो आप ये देख रहे हैं, ये है बे ऑफ बिस्के, यहां इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी ये है और बाल्टिक सी यहां है। तो ये चारों वाटर बॉडीज जो हैं ये अटलांटिक ओशन के ही पार्ट हैं। अब ब्लैक सी में ड्रेनेज डेवलप करने वाली जो रिवर्स हैं, जैसे नाइपर रिवर, डॉन रिवर, नेस्टर रिवर, डेन्यूब रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर बॉडीज हैं जो ब्लैक सी में ड्रेनेज डेवलप करती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब, नेस्टर, नाइपर और डॉन, ये चार मेन रिवर्स हैं जो ब्लैक सी में ड्रेनेज डेवलप करती हैं। रिवर्स ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं स्पेन और पोर्चुगल वाला, स्पेन और पोर्चुगल वाले लैंड को आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। ये मोरक्को है अफ्रीका का। तो मोरक्को को स्पेन से अलग करने वाला एक स्ट्रेट है जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरेनियन सी में एंट्रेंस का ओनली सोर्स है। जब हम अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में एंटर होते हैं तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से ही होकर के जाना पड़ता है। तो आइबेरियन पेनिनसुला में जो रिवर्स हैं, जैसे मेसेटा रिवर है, ये आइबेरियन पेनिनसुला में है, लोकेटेड बिटवीन कैंटाब्रियन एंड सियरा मोरेना माउंटेन्स। तो यहाँ कैंटाब्रियन और सियरा मोरेना माउंटेन्स के बीच में ये मेसेटा रिवर है। सीरियल फार्मिंग एंड मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर यहाँ पर देखा जाता है। अनाज की जैसे दालें हैं, ये दालें यहाँ पर डेवलप की जाती हैं, ग्रेन्स यहाँ डेवलप किए जाते हैं। पोर्चुगल में पोर्ट वाइन है, यहाँ पर ये पोर्चुगल है पूरा, और यहाँ पर पोर्ट वाइन है। रिवर्स ऑफ फ्रांस, तो ये जो टेरिटरी है ये फ्रांस की टेरिटरी है। रोन रिवर है यहाँ पर, ये रोन रिवर एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रांस की।
वाइन यार्ड एंड फ्रूट ऑर्चर्ड्स यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो देखिए ज़्यादातर यूरोपियन क्लाइमेट जो है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। तो यूरोपियन क्लाइमेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर विंटर्स में रेनफॉल होता है और समर्स यहाँ पर ड्राई रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है, जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स के कल्चर को विटीकल्चर कहा जाता है और ग्रेप्स की वजह से ही यहाँ पर वाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश होती है और वाइनी कल्चर का डेवलपमेंट होता है। तो वाइन यार्ड्स पाए जाते हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स पाए जाते हैं। बरगंडी वाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर वाइन है फ्रांस में। गेरॉन बॉर्डॉक्स वाइन के लिए फेमस है। लॉयर शैम्पेन वाइन के लिए फेमस है। सीन, पोर्ट ले हावरे, नेविगेशन टू पेरिस। तो पेरिस के नेविगेशन के लिए सीन रिवर से ही जाया जाता है और यहां पर पोर्ट ले हावरे एस्टैब्लिश किया गया है सीन रिवर। रिवर्स ऑफ जर्मनी, तो एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जर्मनी की जो है राइन रिवर। तो राइन रिवर नेविगेशन के लिए जानी जाती है। यहां पर देखिए ये नेदरलैंड्स में ड्रेनेज होता है इसका और स्विट्जरलैंड के बेसल से ये स्टार्ट होती है और पूरे जर्मनी से होते हुए नेदरलैंड में ये ड्रेनेज हो जाता है इसका। तो ये है राइन रिवर। इंपॉर्टेंट सिटीज हैं स्विट्जरलैंड की बेसल। बेसल नॉर्म्स आपने बैंकिंग सिस्टम में पढ़ा होगा, तो ये बेसल नॉर्म्स यहीं से स्टार्ट हुए हैं स्विट्जरलैंड से। स्ट्रासबर्ग फ्रांस, वर्म्स, मेंस एंड कोलोन सिटी जर्मनी में, एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं राइन रिवर की। न्यू वाटर कैनाल, यूरोपोर्ट, आउटपोर्ट ऑफ रोटरडम, नीदरलैंड। तो रोटरडम जो है यहां पर नीदरलैंड्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो राइन रिवर पर डेवलप होता है। अब राइन रिवर्स के बैंक पर कोल डिपॉजिट एरियाज जर्मनी में डेवलप होते हैं, जिन्हें रूर एरियाज कहा जाता है जर्मनी में। तो ये रूर कोल रीजन्स हैं। ट्रिब्यूटरी रूर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। रूर कोल फील्ड, बिटुमिनस कोल, स्टील इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो रूर कोल फील्ड में जर्मनी में यहां पर कोल, बिटुमिनस कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया है। फ्रॉम डसेल्डॉर थ्रू वपर्टॉल टू हेजेन, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ जर्मनी। तो डसेल्डॉर से कोलोन तक और वपल पार्क से हेगेन तक मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जर्मनी का। तो पूरा राइन रिवर के ही बैंक पर एस्टैब्लिश किया गया है। इंपॉर्टेंट रिवर डेन्यूब। अब हम लोग डेन्यूब रिवर के बारे में डिस्कशन करते हैं। डेन्यूब इज द रिवर विच कनेक्ट्स मोस्ट ऑफ द कैपिटल सिटीज ऑफ यूरोप, पासेस थ्रू 10 कंट्रीज। 10 कंट्रीज से होते हुए डेन्यूब रिवर गुजरती है यूरोप में। ये 10 कंट्रीज हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। तो ये 10 कंट्रीज का रिवर सिस्टम डेवलप करती है डेन्यूब रिवर। इसीलिए यूरोप की लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है डेन्यूब को। तो कंट्रीज की कैपिटल भी इसमें आती हैं, जैसे ब्रातिस्लावा है स्लोवाकिया की कैपिटल, ऐसे ही हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, जर्मनी और सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड। ये सबसे ज्यादा कैपिटल्स को कनेक्ट करते हुए रिवर यूरोप में फ्लो होती है और इसका ड्रेनेज हो जाता है यहां पर ब्लैक सी में। तो ये यहां इस साइड से ओरिजिनेट होती है
और यहाँ फ्रांस में जो पिरेनीज माउंटेन रेंज है यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है और फिर इसका ड्रेनेज हो जाता है ब्लैक सी में। तो 10 कंट्रीज को ये कनेक्ट करती है डेन्यूब रिवर। ओरिजिन ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक माउंटेन रेंज है। इंपॉर्टेंस फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इरिगेशन एंड फिशिंग। तो ब्लैक फॉरेस्ट नाम से आपको फॉरेस्ट लग रहा होगा ये, लेकिन माउंटेन रेंज है जर्मनी की। यहाँ से डेन्यूब रिवर का ओरिजिन होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। ब्लॉक माउंटेन रेंज है, फिशिंग और इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल यूज, पॉल्यूटेड वाटर, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। तो इसका डेन्यूब रिवर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेड हो गई है और इसको ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। पो रिवर इटलीज मोस्ट वाइडेस्ट एंड फर्टाइल प्लेन रिवर है। ये पार्शियली नेविगेबल है और लोम्बार्डी प्लेन, मिलान से पीडमॉन्ट प्लेन, तुरिन तक फर्टाइल रीजन्स को डेवलप करती है। लोम्बार्डी प्लेन से पीडमॉन्ट प्लेन तक फर्टाइल रीजन डेवलप करती है। नोन फॉर राइस एंड मेज कल्टीवेशन एंड वाइन मेकिंग। तो ये चावल और मक्के की उपज के लिए और वाइन मेकिंग के लिए जानी जाती है। पीडमॉन्ट एरिया में एस्टी वाइन बहुत ज्यादा पॉपुलर वाइन है ऑल ओवर वर्ल्ड। सिटीज ऑफ यूरोप, तो पेरिस जो है ये सीन रिवर के बैंक पर एस्टैब्लिश सिटी है। फ्रैंकफर्ट राइन रिवर पर एस्टैब्लिश है। वेनिस पो रिवर पर, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड ये डेन्यूब रिवर पर, कीव रिवर नीस्टर रिवर पर और बर्लिन एल्ब रिवर पर एस्टैब्लिश सिटीज हैं। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिटी कौन से रिवर के बैंक पर एस्टैब्लिश है यूरोप में। तो यूरोप में बहुत सारी रिवर्स हैं, तो इनमें से अलग अलग सिटीज में अलग अलग रिवर्स के नाम आते हैं। क्लाइमेट ऑफ यूरोप, तो मेनली मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है या फिर ब्रिटिश टाइप या स्टेपीज और या टैगा टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। तो ज़्यादा क्लाइमेटिक डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं है। मेनली जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज हैं यूरोप के, उनमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है या फिर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये एक ओशन करंट है जो वार मोशन करंट कही जाती है। एग्रीकल्चर इन यूरोप, तो जर्मनी में वीट, बार्ली, शुगर और बीट और कॉर्न की खेती की जाती है। गेहूं, जौ, चीनी, चुकंदर और मक्के की खेती की जाती है जर्मनी में। पोलैंड में गेहूं, आलू, चीनी और चुकंदर। फ्रांस में वाइन, चीज और व्हीट का एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन किया जाता है। स्पेन में बार्ली, ऑरेंज, ऑलिव्स और आलमंड्स को डेवलप किया जाता है। यूक्रेन में वीट, सनफ्लावर, नट्स और कॉर्न को डेवलप किया जाता है। जबकि इटली में राइस, ऑलिव्स, सिट्रस फ्रूट्स की खेती की जाती है। तो इसमें आप जितने भी देख रहे हैं ज्यादातर या तो वीट कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं या फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होने की वजह से सिट्रस फ्रूट्स की डेवलपमेंट के लिए। विटीकल्चर, यूरोपियन कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल। पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, इटली पोर्ट वाइन, शेरी वाइन यहां पर मिलती है। बॉर्डॉक्स वाइन, शैंपेन, एस्टी वाइन, सिंसिनाटी वाइन यहां पर पाई जाती है, डेवलप की जाती है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्स वाइन कल्चर यहाँ पर है इसी विटीकल्चर की वजह से। और ये विटीकल्चर जो है ये ग्रेप का कल्टीवेशन होता है, ग्रेप्स के कल्टीवेशन को विटीकल्चर कहते हैं। और ये ग्रेप्स का कल्टीवेशन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होने की वजह से डेवलप किया जाता है। डेयरी फार्मिंग भी यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है।
अपार्ट फ्रॉम चीज, वे पाउडर, प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन स्पोर्ट्स ड्रिंक, फोर्टिफाइड मील्स यहां पर बनाए जाते हैं। चीज के अलावा मतलब जो मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए वे पाउडर होता है और प्रोटीन स्पोर्ट्स ड्रिंक होते हैं, फोर्टिफाइड मील्स होते हैं, ये यहाँ पर डेयरी फार्मिंग में बनाए जाते हैं। नीदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड और जर्मनी मेन कंट्रीज हैं जहां पर ये डेयरी फार्मिंग की जाती है। मिल्क सेंट टू डेयरी कोऑपरेटिव्स, डेयरी कोऑपरेटिव्स में ये मिल्क भेजा जाता है। 2/3 मिल्क प्रोड्यूस टू एक्सपोर्ट, यहां पर जितना भी मिल्क होता है उसका 2/3 पार्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर के देशों में भेज दिया जाता है। इंडियन डेयरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का इंडिया। इंडिया इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स कैन नॉट गेट एक्सेस इन यूरोप, तो इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट्स को यूरोप में हम एक्सेस नहीं कर सकते, ये यहां पर बैन है। यूएसए, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड रशिया, तो हर जगह मतलब इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये यूरोपियन यूनियन में तो है ही, साथ में यूएसए, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया में भी बैन है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पर। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड ऑफ WTO, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स WTO के फॉलो होते हैं जिन्हें TBT कहा जाता है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो इसलिए इंडियन डेयरीज को, इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर पूरी तरीके से बैन करके रखा है। एग्जाम्पल, चाइना रिक्वायर्स डेयरी इंपोर्ट सर्टिफिकेशन, तो चाइना को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को यहां पर सेल आउट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इंपोर्ट सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। डोमेस्टिक इंडियन डेयरी सेंटर, हमारे यहां इंडिया में अगर हम डेयरी सेंटर की बात करें तो ये ग्रोइंग इकोनॉमी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। डिस्पोजेबल इनकम है यहां पर। ग्रोइंग डिमांड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन इंडिया, तो इंडिया में धीरे धीरे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। अमूल हैज इंक्रीज्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस टू इट्स फार्मर मेंबर्स बाय 75% इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो लास्ट 5 ईयर में 75% डिमांड और प्राइस इंक्रीज हुए हैं अमूल की वजह से। मिल्क प्रोक्योरमेंट इन अमूल हैज विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 65%, तो अमूल में मिल्क प्रोक्योरमेंट 65% देखा गया है इंक्रीमेंट। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का ब्रांड नेम है, तो ये मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसे वर्गीज कुरियन ने एस्टैब्लिश किया था, और उन्होंने ही इंडिया में ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रिवॉल्यूशन को डेवलप किया, इसीलिए फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। और इन्हीं की बर्थ डेट पर, वर्गीज कुरियन की ही बर्थ डेट पर 26 नवंबर को इंडिया में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। कोल इन जर्मनी रीजन, तो जर्मनी में कोल फील्ड जो है वो रूर फील्ड है, रूर फील्ड को ही मेन इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया माना जाता है जर्मनी में। सार कोल फील्ड भी यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है जो कि फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर है। फ्रांस में लोरेन कहा जाता है इसे, जर्मनी में सार कहा जाता है। मिंडन कोल फील्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है जर्मनी में। कोल इन फ्रांस, तो लोरेन अभी हम लोगों ने देखा था, लोरेन कोल फील्ड ये फ्रांस की कोल फील्ड है। लोअर माइनिंग रीजन यहां पर होता है। वोसेजेस एंड जूरा माउंटेन रेंज के हिल पर ये फ्रांस में कोल फील्ड पाई जाती हैं, वोसेजेस और जूरा माउंटेन्स में। नोर्ड पास डी कैलेस रीजन, ये भी कोल डिपॉजिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल रिजर्व इन यूके, तो ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है। यहां पर भी आप जो ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं ये कोल रिजर्व्स हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोल प्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ देम नाउ एग्जॉस्टेड, करेंटली केलिंगले, थोर्सबी, हैटफील्ड, यहां पर
कोल डिपॉजिट्स के लिए, कोल प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। 2014 कैलिंगली एंड थोर्सबी क्लोज्ड, तो कैलिंगली और थोर्सबी को 2014 में बंद कर दिया गया है। हैटफील्ड ऑलरेडी बंद हो चुका है। पेट्रोलियम रिजर्व, नॉर्थ सी में पेट्रोलियम रिजर्व्स को देखा जाता है। यूके, डेनमार्क, नॉर्वे और नेदरलैंड्स में पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। नॉर्वेजियन सी, स्टैफर्ड ऑयल फील्ड है यहां अराउंड स्वाबार्ड आइलैंड, तो स्वाबार्ड आइलैंड तक स्टैफर्ड ऑयल फील्ड है यहां नॉर्थ सी में। ब्रेंट क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है, ये जो आप ग्रीन लाइंस देख रहे हैं यहां पर, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल ब्लेंड फील्ड मिलती है। स्वीट लाइट क्रूड ऑयल है ये। स्वीट इज इक्वल टू लो सल्फर इफ हाई सोर क्रूड ऑयल, तो इसे स्वीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां इसमें सल्फर का कंटेंट बहुत कम है, और अगर यही सल्फर का कंटेंट इस ऑयल में ज्यादा बढ़ जाए तो इसे सोर क्रूड ऑयल कहा जाएगा, कड़वा क्रूड ऑयल कहा जाएगा। लाइट लो डेंसिटी होती है, जो लाइट क्रूड ऑयल होता है उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। प्रोड्यूस हायर अमाउंट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आफ्टर रिफाइनिंग, तो ये लाइट क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के बाद बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पेट्रोल और डीजल का फॉर्मेशन करता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल, मेजर ऑयल प्राइसिंग बेंचमार्क फॉर अटलांटिक बेसिन क्रूड ऑयल। ओपेक, ओपेक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यूराल ऑयल, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, WTI मोस्ट स्वीट एंड लाइट क्रूड ऑयल डेवलप करता है। डायमंड ट्रेडिंग एट बेल्जियम, तो बेल्जियम इज पॉपुलर, बेल्जियम इज फेमस फॉर डायमंड ट्रेडिंग। एंटवर्प डायमंड डिस्ट्रिक्ट कही जाती है, बेल्जियम में एंटवर्प है, ये डायमंड डिस्ट्रिक्ट कही जाती है। हिस्टोरिकली डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग यहां पर स्टार्ट हुई थी एंटवर्प में। टुडे ओनली ट्रेडिंग 50% ऑफ वर्ल्ड्स रफ पॉलिश्ड एंड इंडस्ट्रियल डायमंड्स ट्रेडेड, तो पूरे वर्ल्ड में 50% रफ या फिर पॉलिश्ड या फिर इंडस्ट्रियल डायमंड्स की ट्रेडिंग यहां पर की जाती है। डायमंड्स फ्रॉम बोत्सवाना, रशिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया एंड DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां से प्रिपेयर्ड डायमंड्स, यहां से जो डायमंड्स आते हैं पॉलिश करने के लिए वो बोत्सवाना, रशिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से आते हैं। डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय ज्यूइश एंड इंडियन डीलर्स, तो ये पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है एंटवर्प, ये ज्यूइश और इंडियन डीलर्स से डोमिनेटेड है। इंडियंस आर इंक्रीजिंग डोमिनेटिंग इन एंटवर्प डायमंड ट्रेडिंग। 90% ऑफ डायमंड कटिंग इन दी वर्ल्ड इन सूरत, तो दुनिया की 90% डायमंड कटिंग सूरत में ही होती है, इसीलिए एंटवर्प में अब इंडियन डोमिनेशन डायमंड ट्रेडिंग में बढ़ रहा है। बेनिलक्स कंट्री, तो ये 3 कंट्रीज बेनिलक्स कंट्री कही जाती हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, तो BENELUX, तो इसे बेनिलक्स कहा जाता है। बेनिलक्स इकोनॉमिक यूनियन ऑफ बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, 1958 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके ब्रसल्स में, बेल्जियम में। लेटर जॉइंड ECSC, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स कोऑर्डिनेशन एंड EEC,
इकोनॉमिक, यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटीज एंड यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन कमिटीज ऑफ बेनिलक्स पार्लियामेंट, बेनिलक्स कोर्ट ऑफ जस्टिस यहां पर बनाए गए हैं। नॉर्दर्न यूरोप फिजिकल ज्योग्राफी, तो नॉर्दर्न यूरोप की ये फिजिकल ज्योग्राफी है। नॉर्दर्न यूरोप में देखिए स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स आते हैं नॉर्वे में, और इन्हें ये जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन जिन जिन कंट्रीज में है तो उन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये कंट्रीज जो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कही जाती। कल्चरल लिंग्विस्टिक रीजन है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में। नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आते हैं। ये 5 कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज कही जाती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज 3 हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। नॉर्डिक कंट्रीज इकोनॉमी नोन फॉर वेरी हाई HDI, दुनिया में टॉप मोस्ट कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्डिक कंट्रीज ही हैं। नोन फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजीज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड विंड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। हाई लैटिट्यूड टैगा क्लाइमेट से अफेक्टेड होता है, टैगा क्लाइमेट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में पाया जाता है। कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, सॉफ्ट वुड वाले, जैसे रोज वुड्स हैं, या फिर लंबरिंग एंड पेपर इंडस्ट्री यहां पर बहुत ज्यादा फ्लरिश होती है। लंबरिंग इंडस्ट्री कहते हैं जो फॉरेस्ट यहां पर कोनीफेरस फॉरेस्ट हैं, तो उनका टिम्बर और उनके लीव्स और उनके बाई प्रोडक्ट्स पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसे लंबरिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो पेपर इंडस्ट्री भी यहां पर बहुत ज्यादा फ्लरिश होती है। डेनमार्क डेयरी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है डेनमार्क को। अब हम लोग नॉर्वे की बात करते हैं। 99% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो यहां पर जो 99% इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से ही होती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्रेड सिलिकॉन एंड सोलर सेल्स। तो सोलर ग्रेड सिलिकॉन बनाने और सोलर सेल्स को बनाने का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। ये देख लीजिए आप, ये जो ब्लू, ये जो येलो कलर से आप देख रहे हैं कंट्री, ये पूरी कंट्री नॉर्वे है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। और कोई भी इंडेक्स आए उस इंडेक्स में यही नॉर्डिक कंट्रीज, चाहे नॉर्वे हो, स्वीडन हो, ये सब हमेशा टॉप पर रहती हैं। फिनलैंड हो, नॉर्वे। नॉर्वे में एक रीजन है स्वालबार्ड। तो ये स्वालबार्ड जो आइलैंड है ये गोल्ड और कोल डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। नॉर्दर्न नॉर्वे में गोल्ड एंड कॉपर के डिपॉजिट्स मिलते हैं। नेचुरल गैस फ्रॉम नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी एंड बारेंट सी। तो नॉर्वेजियन सी, बारेंट सी और यहां नॉर्थ सी से नेचुरल गैस प्राप्त की जाती है। लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व इन वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप का ये लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व है नॉर्वे में। स्वीडन 60% एनर्जी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड वाटर एंड वेव पावर। यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से और वेव पावर से 60% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। 35% एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी से डेवलप की जाती है। प्लान्स फॉर फॉसिल फ्यूल फ्री व्हीकल्स बाय 2030, 2030 तक यहां पर पूरी तरीके से पेट्रोल फ्री, डीजल फ्री व्हीकल्स चलाए जाएंगे
ऐसा प्लान किया गया है। व्हीकल्स रनिंग ऑन बायोफ्यूल्स, बायोमीथेन पर व्हीकल्स को चलाया जाएगा स्वीडन में 2030 तक। किरूना माइन ऑफ आयरन, तो आयरन के लिए यहां पर किरूना माइंस बहुत पॉपुलर माइंस हैं। ये हैं किरूना माइंस यहां पर। लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन ऑफ आयरन ओर, दुनिया की अंडरग्राउंड माइन है आयरन ओर की ये किरूना माइन। गोल्ड जॉर्कडाल और कार्स्टिनाइन बर्ग से मिलता है। बिजॉर्कडाल और कार्स्टिनबर्ग से गोल्ड के डिपॉजिट्स प्राप्त होते हैं। फिनलैंड, एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्लैक लिकर कहा जाता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट्री। तो ब्लैक लिकर बनाया जाता है जो बाय प्रोडक्ट बनता है पेपर इंडस्ट्री में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहां पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश होती है फिनलैंड में। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वुड रेजिड्यू इज रिसाइकल्ड इनटू एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो इंडस्ट्रियल वुड है उसका जो बचा कुचा पार्ट होता है, रेसिड्यू होता है, उसे रिसाइकिल करके उसका एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है फिनलैंड में। पिटारसारी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। तो ये पिटारसारी जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमास बेस्ड पावर प्लांट है पिटारसारी में। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, जैसे नेपल्स है, तुरिन है, ये इटली में है। फ्रांस में लिली और लायन है। स्पेन में बिल्बाओ और वालाडोलेड हैं, लोड्स हैं। तो बिल्बाओ स्पेन में आयरन माइनिंग के लिए फेमस है। वालाडोलेड स्पेन में कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है। लायन फ्रांस में सिल्क रेयन टेक्सटाइल के लिए और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। लिली फ्रांस में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इटली का नेपल्स, अभी पिया नहीं है, इटली का नेपल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग के लिए और लाइट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। पोलैंड का लॉर्ड्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं हैम्बर्ग, इस्नॉव, डॉर्टमंड, फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट और म्यूनिक। हैम्बर्ग कॉपर माइनिंग के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जाना जाता है। हैनोवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वोक्सवैगन हैनोवर में ही एस्टैब्लिश है। डर्टमैन एसन रूर रीजन है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस माना जाता है। फ्रैंकफर्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, सीट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है यहां पर। ड्यूश बैंक का हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में। स्टुटगार्ट में मर्सिडीज और पोर्श कंपनीज के हेडक्वार्टर हैं। म्यूनिक में BMW, सीमेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है। अलायंस जो फाइनेंस कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके से जर्मनी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और अलग अलग कंपनीज के हेडक्वार्टर यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो आज हम लोगों ने यूरोप के वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग को डिस्कस किया, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं।
आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।